बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज से हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 के लेक्चर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम सेल्स टिश्यूज एंड मेम्ब्रेन्स के टॉपिक को स्टडी करेंगे, लेकिन आज के स्पेसिफिक टॉपिक में हम सिर्फ सेल्स पर ही फोकस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पर हमारे यूनिट का टाइटल दिया गया है सेल्स टिश्यूज एंड मेम्ब्रेन। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आज हम इस पोर्शन में सिर्फ सेल को अंडरस्टैंड करेंगे। सेल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज और ऑर्गन्स अल्टीमेटली सेल से ही फॉर्म होते हैं। अगर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लियर हो जाए तो आगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बहुत से कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली ईजी हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ सेल। Slides के अकॉर्डिंग a cell is the basic structural and functional unit of living organism। यानी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इस स्टेटमेंट्स को बहुत एहतियात से समझे, बहुत गौर कीजिए इस पे। स्ट्रक्चर यूनिट का मतलब है कि लिविंग बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो जितने भी हैं वो सेल्स से मिलकर बनते हैं, और फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि लाइफ के डिफरेंट फंक्शंस सेल्स ही परफॉर्म करते हैं। सेल्स वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो लाइफ को मेंटेन और रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल प्लांट से लेकर मल्टी बिलियन सेल्ड एनिमल्स तक सेल्स से ही कंपोज्ड होते हैं। ह्यूमन बॉडी भी बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ह्यूमन बॉडी एक की जो बिगिनिंग होती है, यानी कि जो स्टार्ट होती है, वो एक सिंगल न्यूली फर्टिलाइज सेल से ही होती है। यानी हमारी डेवलपमेंट की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से होती है, जो कि इंशाल्लाह जब हम सेल डिवीजन को पढ़ेंगे तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है, यानी ऑर्गेनिज्म की जो डेवलपमेंट है, वो एक सिंगल सेल से ही होती है, और फिर सेल्स की ग्रो होती है और वो रिप्रोड्यूस होते हैं, तो वो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अगर हम इस स्लाइड को एक ही लाइन में याद रखें तो इसका जो है वो एक मजमुआ है, वो है सेल जो है वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर आपको ये लाइन याद है, इट मीन्स कि आपको पूरा जो जितना भी सेल का कॉन्सेप्ट है वो आपको याद है। अब हम सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। स्लाइड्स के अगर हम देखें तो एक सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियस, नंबर 3 साइटोप्लाज्म। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सेल के कितने पार्ट्स हैं या कितने बेसिक पार्ट्स हैं, तो क्या आंसर होगा? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब इन तीनों डायग्राम के थ्रू हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्लाइड के सेल डायग्राम को देखें, यानी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इस सेल डायग्राम को देखें तो सेल का जो आउटर बाउंड्री है, ये जो हमारे पास सेल्स की जितनी भी जो है वो आउटर बाउंड्री है, तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल के अंदर जो प्रोमिनेंट सेंट्रल जो स्ट्रक्चर शो किया गया है, यानी कि ये जो हमारे पास सेंट्रल एक स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास सेल का न्यूक्लियस है। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इंटरनल मटेरियल प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म है। ये जो आपको ब्लूइश कलर बैकग्राउंड नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, जिसके अंदर सेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं, चाहे तो वो राइबोसोम्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जितने भी हैं, तो ये जो आपको जितने फ्लूइड्स में ये मौजूद हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपका साइटोप्लाज्म कहलाती हैं। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, और ये जितने भी मटेरियल जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ये जो स्लाइड है ये स्पेसिफिकली ये एक्सप्लेन करती है कि साइटोप्लाज्म में फाइन फाइबर्स और हंड्रेड्स या इवन थाउजेंड ऑफ टीनी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स जो कि अब आपको डायग्राम में भी साफ नजर आ रहा है,
ये जितने भी इस सेल के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ये बिल्कुल अलग और सही बाकायदा तौर पर शो हो रहे हैं। तो ये इसकी साइटोप्लाज्म की ही एबिलिटी है कि ये डिस्ट ऑर्गन्स को हमेशा डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी को जो है वो एक स्ट्रक्चर को वो देता है। तो अगर आप डायग्राम को ओवरऑल देखें तो इसकी जो आउटर बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, जो सेंट्रल कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस कहलाता है, जो इनसाइड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, और जो साइटोप्लाज्म के अंदर की स्ट्रक्चर्स हैं उसको फिर हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री होती है। सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल से कंपोज्ड है, यानी उससे बनी हुई होती है। इस मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की एक डबल लेयर प्रेजेंट होती है। अब मेम्ब्रेन के साथ जो आपको जो है वो स्पाइक से नजर आ रहे थे, वो बेसिकली वो प्रोटीन गेट्स कहलाते हैं, जो कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू जितनी भी चीज़ों ने, यानी वो एक चैनल्स का काम करते हैं, जितनी भी मटेरियल्स जो है या सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट हो रहे हैं या सेल मेम्ब्रेन को लेफ्ट करके बाहर जा रहे हैं, जितनी भी केमिकल्स हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी लेयर की मदद से होती हैं। ये प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, यानी जो प्रोटीन्स जो गेट्स इस सेल मेम्ब्रेन पर लगे हुए होते हैं, जो कि चीज़ों को अलाउ करते हैं, इंटर एंड आउट को अलाउ करते हैं, इनके बहुत ज़्यादा मेन फंक्शंस हैं। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में और जो स्पेसिफिकली इसके प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं उसमें सबसे पहले आती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल्स के गुजरने के लिए चैनल्स फॉर्म करते हैं, रिसेप्टर साइट्स के तौर पर एक्ट करते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल्स की तरह फंक्शन करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स प्रोवाइड करते हैं। अब इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें तो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एक आउटर कवरिंग नहीं है, ये सेल के अंदर और बाहर के इन्वायरमेंट के दरमियान इंटरेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स चैनल्स प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू मटेरियल्स पास हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स रिसेप्टर्स की तरह सिग्नल्स रिसीव करते हैं, कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स की तरह मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और कुछ प्रोटीन्स सेल की आइडेंटिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। सो रिमेंबर, cell membrane is equals to phospholipid bilayer प्लस important membrane proteins, और membrane proteins के multiple roles हैं: support, channels, receptors, carriers and identification markers। अब हम सेल के नेक्स्ट मेजर पार्ट की तरफ आते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडिंग होता है और इसके अंदर फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन सा जो है वो फ्लूइड जो है वो शामिल है, तो उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है वो सेल का सेंट्रल है, कंट्रोल सेंटर है उसका। अब क्वेश्चन ये है, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जाता है? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। अगर हम स्लाइड के अकॉर्डिंग बात करें तो न्यूक्लियस में क्रोमेटिन की थ्रेड्स होती हैं, और इन क्रोमेटिन में हमारे पास होता है डीएनए, यानी कि डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए सेल का जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए में वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो सेल के फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होती हैं, इसलिए जो है वो न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एक डेंस रीजन है और ये राइबोसोम की फॉर्मेशन की साइट है। सो न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में याद रखें: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड, जो कि एक फ्लूइड है, क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, न्यूक्लियस इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन, और न्यूक्लियस सेल के फंक्शन और बेसिक स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। अब आ जाते हैं हम साइटोप्लाज्म। सेल का थर्ड मेजर कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म वो जेल लाइक फ्लूइड है जो अब हमने सबसे पहले डायग्राम डिस्कस किया है। अब हम उसी डायग्राम को आप लोगों ने जहन में रख कर फिर आप लोगों ने डिटेल्स को समझना होगा। इससे आपको अच्छी तरीके से डिटेल समझ आ जाएगी। तो साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर जितने भी जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंडर आते हैं। साइटोप्लाज्म का रोल सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस प्रोवाइड करना नहीं है, बल्कि साइटोप्लाज्म केमिकल रिएक्शंस के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। मीडियम का मतलब है एक स्पेस प्रोवाइड करना, एक जगह प्रोवाइड करना। यानी सेल के अंदर होने वाले जितने भी केमिकल एक्टिविटीज हैं उसमें साइटोप्लाज्म एक मीडियम एज अ मीडियम प्रोवाइड होता है, एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सेकेंडली साइटोप्लाज्म दूसरे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, अच्छा सेल्स के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। तो ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंड और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अपने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। स्लाइड ये भी एक्सप्लेन करती है कि सेल एक्सपेंशन, ग्रोथ और रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो भी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर सकते हैं। जिस तरह हमने सेल मेम्ब्रेन में बात की कि प्रोटीन्स के जरिए वहां पर जो है वो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, तो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन के जरिए एक्सचेंज होता है। लेकिन स्लाइड स्पेसिफिकली मेंशन करती है कि डिफ्यूजन एक फिजिकल प्रोसेस है जो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। सो रिमेंबर, साइटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू जेल लाइक फ्लूइड प्लस मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस प्लस प्लेटफॉर्म फॉर ऑर्गेनल्स। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स की। सेल के अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। इसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जो है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। ये ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में सस्पेंड होते हैं, यानी सस्पेंडेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर टाइप के ऑर्गेनल की अपनी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक रोल होता है। जहाँ डायग्राम की तरफ हम दोबारा आ जाते हैं, डायग्राम में आप लोगों को साफ जाहिर है कि जितना स्ट्रक्चर्स, जितने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, सबकी एक अपनी एक अलग पहचान है, सबका एक अपना रोल है, कोई भी किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा। हर ऑर्गेनल अपने डिज़ाइन और अपने पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। इसकी एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जिस तरह आप लोग को डायग्राम से भी शो किया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपैरेटस है, लाइसोसोम्स है। अब अगर हम स्लाइड के डायग्राम्स में आपको डिफरेंट ऑर्गेनल्स की पिक्चर नजर आ रही है तो उन्हें सिंपली सेल के अंदर प्रेजेंट स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स के तौर पर आइडेंटिफाई, आप लोग इस डायग्राम के थ्रू इसको आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास ये वो ऑर्गेनल्स हैं जो कि अपने अपने रोल परफॉर्म करेंगे, लेकिन इनकी जो लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म ही होगी। अब हम आते हैं आज के लेक्चर के बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, सेल फंक्शंस। स्लाइड के अकॉर्डिंग जनरलाइज सेल फंक्शंस में सेवरल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इंक्लूड हैं। सबसे पहले, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल सब्सटेंसेस को सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसको मूवमेंट कराता है। सेकंड फंक्शन है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों होती है? ताकि न्यू सेल्स बन सकें, सेल्स रिप्रोड्यूस हो सकें और जो सिंगल सेल है वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो सके। थर्ड फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। सेल्स प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। अब स्लाइड कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी मेंशन करती है। सेल्स बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं जिसमें बोन्स हैं, मसल्स हैं, स्किन है, ब्लड है। बॉडी के टिश्यूज और स्ट्रक्चर्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो सेल से मिलकर ही बने हुए होते हैं। जब एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो यही सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं। सेल्स एनर्जी भी जो है वो जनरेट करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है। रिस्पायरेशन का मतलब है कि ये जो है वो जो है जो हमारे रिस्पायरेशन का जो हमारे पास प्रोसेस है, सेलुलर लेवल पर जो रिस्पायरेशन होती है वो इन्हीं सेल्स से मिलकर होती है। इसी तरह प्लांट्स में हमारे पास फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए प्लांट्स सनलाइट को यूज़ करते हुए अपने लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, अपने लिए खुराक को प्रोड्यूस
करते हैं। तो ये सेल्स जो है इस तरह के प्रोसेसेस में, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए है, प्लांट है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो है उनके प्रोसीजर्स में, उनके प्रोसेसेस में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा सेल्स के अंदर डीएनए होता है। डीएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो कि डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा सेल्स इंटरनल कंडीशंस को भी रेगुलेट करते हैं ताकि स्टेबल इन्वायरमेंट मेंटेन रहे और ऑप्टिमल फंक्शनिंग का मतलब ये होता है कि हर प्रोसेस, हर एक स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गन अपना अपना फंक्शन जो है वो सही तरीके से परफॉर्म करें। अगर हम सेल फंक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करें तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी जनरेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मेंटेन और पास ऑन करना और इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट करना, ये सेल के जनरलाइज्ड फंक्शंस हैं जो स्लाइड्स में मेंशन किए गए हैं। लेक्चर एंड करने से पहले आज के जो टॉपिक है सेल, उसको हम एक क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सेल्स क्या है। सेल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। फिर इसके अलावा हमने इसके 3 पार्ट्स को जो है ना वो डिस्कस किया, और फिर इस एक एक पार्ट को हमने डिटेल के साथ समझने की कोशिश की। तो आई होप आप लोगों को सही तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हम इसी लेक्चर के जो है वो एमसीक्यूज भी करेंगे, और साथ साथ जो है सेल डिवीजन के लिए भी मैं एक अलग से एक लेक्चर बनाऊंगी। तो उससे आपको जो सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। बाकी तब तक अपना ख्याल रखें। कीप लर्निंग, कीप योर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग। अल्लाह हाफिज़।